नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था रोलिंग मोशन के बारे में। रोलिंग मोशन यानी क्या बोलेंगे उसे, एक तरीके से किसी बॉडी का लुढ़कना। ठीक है, रोलिंग मोशन जो होती है उसके अंतर्गत बॉडी दो प्रकार की मोशन करती है। एक तो देखो लुढ़कते हुए, रोलिंग मोशन करते हुए आप देखेंगे बॉडी आगे तो चली रही है, इसका मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन तो कर ही रही है, स्थानांतरित गति तो कर ही रही है, साथ में घूम भी तो रही है, यानी रोटेशनल मोशन भी कर रही है, घूर्णन गति भी कर रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार की बॉडी के लिए हमने आप काइनेटिक एनर्जी का मैंने एक्सप्रेशन कराया था और फिर एक डिस्क के लिए भी डेरिवेशन आपको कराया था। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो कल जो बॉडी थी वो एक प्लेन पर लुढ़क रही थी, रोलिंग मोशन कर रही थी, लेकिन आज जो प्लेन है वो इनक्लाइंड है, यानी प्लेन झुका हुआ है। ठीक है, देखो फाइंड एन एक्सप्रेशन, यानी एक एक्सप्रेशन, एक व्यंजक आपको निकालना है, ज्ञात करना है फॉर द फाइनल वेलोसिटी। किसके लिए? फाइनल वेलोसिटी के लिए, अंतिम वेग के लिए। एंड एक्सेलरेशन, और त्वरण के लिए निकालना है, एक्सेलरेशन के लिए। ऑफ ए बॉडी, किस बॉडी के लिए? रोलिंग डाउन, जो नीचे गिर रही है, नीचे लुढ़क रही है। विदाउट स्लिपिंग, बिना फिसले लुढ़क रही है। आप समझते होंगे फिसलने का और लुढ़कने का अंतर क्या होता है। ठीक है, एन इनक्लाइंड स्मूथ, किस पर लुढ़क रही है? जो इनक्लाइंड है यानी झुका हुआ है। स्मूथ यानी जिस पर फ्रिक्शन फोर्स ना हो, जो बहुत स्मूथ हो यानी चिकना हो। ठीक है, जिस पर फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल ना हो। ठीक है, घर्षण बल क्या होता है? जो गति का विरोध करता है, ऐसा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कहलाता है। तो प्लेन कैसा है? स्मूथ है, इंक्लाइंड है यानी झुका हुआ है, ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, और झुकाव, इंक्लाइनेशन होता है झुकाव, झुकाव कितना है उस प्लेन का? थीटा है। ठीक है, एंड वर्टिकल हाइट, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, हाइट मानी ऊंचाई, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है उसकी? स्मॉल h है। ठीक है, तो देखो क्या कहा, उसके लिए आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, और साथ में कहा फाइंड द एक्सप्रेशन, साथ में एक व्यंजक और निकालना है फॉर द टाइम टेकन बाय द बॉडी, उस बॉडी के द्वारा लिया गया समय, इन रीचिंग द बॉटम ऑफ द प्लेन, प्लेन के बॉटम यानी उसके सतह तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो भी आपको ज्ञात करना है। तो तीन चीज़ें निकालनी है। देखो, एक तो फाइनल वेलोसिटी, जिसे आप स्मॉल v से डिनोट करते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग तो u होता है, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग होता है v। एक तो आपको ये निकालना है इस डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालना है, और साथ में आपको निकालना है टाइम, t = व्हाट। तो तीन चीज़ें आपको इसमें निकालनी है। आइए डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो एक प्लेन है जो कैसा है? इनक्लाइंड है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये प्लेन है जो झुका हुआ है, इनक्लाइंड है, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। झुकाव कोण कितना है इसका? थीटा। और इसकी हाइट कितनी है? वर्टिकल हाइट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, वो कितनी है? स्मॉल h। ठीक है, जो दे रखा था हमने लिख लिया है। और यहाँ पर कोई बॉडी है इस तरीके से जो नीचे चल रही है, नीचे की ओर, है ना, और लुढ़कते लुढ़कते यहाँ तक आएगी, लास्ट में यहाँ आ जाएगी। तो सतह तक, है ना, बॉटम तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है वो टाइम आप मान लो t है, वो आपको ज्ञात करना है। और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये जो बॉडी कवर कर रही है, इस डिस्टेंस को आप s मान सकते हो। ठीक है, बस इतना डायग्राम है आपका। और अब आप एक बार बताओ, आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता होगा भाई, कोई बॉडी रेस्ट में है, विराम में है, तो उसमें जो एनर्जी होती है उसे आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसमें जो ऊर्जा होती है उसे आप स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो जो बॉडी रेस्ट में है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो बॉडी मोशन में होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी जो बॉडी गति में होती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है ना, ये बातें सबको पता है। तो आप एक बार बताएं, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है और चलना आरंभ करती है, धीरे धीरे, है ना, चलना आरंभ करती है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है। अब आपको एक बात बताया, मैंने एक प्रिंसिपल करवाया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो मैंने कहा था E बराबर होता है K + U। E बराबर क्या था? K + U। तो मैंने कहा था कि K यानी काइनेटिक एनर्जी, U यानी पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है ना, सम है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना,
और वो कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को ही आप मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, टोटल एनर्जी कहते हैं, और इसे आप कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो तब मैंने आपसे कहा था कि यदि आप किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते हैं तो उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, और यदि पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाते हैं तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। लेकिन इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो योग है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे आप। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, ये बॉडी अब नीचे गिर रही है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पर तो ये रेस्ट में थी, विराम में थी शुरुआत में, लेकिन जब ये नीचे गिरेगी तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो आप जानते हैं k इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv²। वेग के बढ़ने पर, स्पीड के बढ़ने पर क्या बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो जब ये बॉडी नीचे की ओर चलेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और आप समझ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, क्योंकि एक एनर्जी बढ़ती है तो दूसरी घटती है, एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है। ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के लाज में, है ना, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो, तो एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, तो बॉडी आगे चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। इसका मतलब है यहाँ पर बॉडी रेस्ट में थी, तो जब बॉडी रेस्ट में थी तो इस पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, बॉडी की टोटल एनर्जी किसके बराबर थी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी इस पॉइंट पर। चलो एक काम करो, इसे ए मान लो और इसे बी मान लो। तो ए पॉइंट पर यदि आप देखेंगे तो बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है, वो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोशन तो है नहीं, जब मोशन नहीं है, गति नहीं है, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन जब बॉडी चलना आरंभ हो रही है तो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। और आपको पता है जब कोई वस्तु नीचे गिरती है तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पर गिरने से ठीक पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है ना, उसका वेग अधिकतम हो जाता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी, वेग अधिकतम है, मैक्सिमम है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल होगी ही नहीं। यानी इस पॉइंट पर तो जितनी भी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, वो टोटल एनर्जी जो थी ना, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी। और इस पॉइंट तक आते आते, बी पॉइंट तक आते आते, ये सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है तो पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी में कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। यानी इस पॉइंट पर, यानी जो ई बी है उस पर सारी की सारी जो एनर्जी है बॉडी की, वो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अब इसमें विराम है ही नहीं, इसमें गति ही गति है ना, केवल मोशन है और अधिकतम मैक्सिमम वेलोसिटी है। इसी कारण से यहाँ पर जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी बी पॉइंट पर, वो किसके बराबर होगी, केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट पर, सारी की सारी एनर्जी बॉडी की, और इस पॉइंट पर वो सारी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट तक आते आते किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। ठीक है, तो ये, ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको एक बात पता है, लॉ ऑफ क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक स्टेटमेंट और देता है, वो कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो देखो, यहाँ पर जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पर जो बॉडी में एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब है सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी ए से बी तक आते आते काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो एनर्जी नष्ट नहीं हुई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदली है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट हुई है। और किस फॉर्म से किस फॉर्म में हुई है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में बदल गई है। ठीक है, तो इसी लॉ को आप लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले डायग्राम बनाओ और इसके बारे में लिखो, है ना। क्या लिखोगे, लेट अस कंसिडर, है ना, ए प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, जिसका इंक्लाइनेशन कितना है, थीटा है, यानी झुकाव, एंड वर्टिकल हाइट स्मॉल h, फुल स्टॉप। लेट ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M, ठीक है, मास देखेंगे क्या मानेंगे, आगे मान लेंगे। लेट ए बॉडी ऑफ मास M, मास M की बॉडी है, इज रोलिंग डाउन, नीचे की ओर लुढ़क रही है, इज रोलिंग डाउन ऑन दिस प्लेन। ठीक है, बस। तो आप देखो, इतनी बातें लिखने के बाद देन आप इसमें लॉ लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, लिखो देन, ये जो लिखा है ना, ये तो यहाँ लिख देना डायग्राम के साथ। तो देन किसकी हेल्प लेंगे, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, क्या कहता है कि एनर्जी नष्ट नहीं होती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। यानी जितनी एनर्जी कम हुई है उतनी ही दूसरी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। तो आप देखते हैं यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में धीरे धीरे डिक्रीमेंट जो होगा, कमी जो होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ हो जाएगा डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट होता है कमी। तो जो डिक्रीमेंट है किसमें, डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट जो है, जो कमी है। ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी किस में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। ठीक है, तो बस आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी थी वो सब अब कितने में बदल गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो बस यही लिख लो कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसकी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की। या बल्कि आप ये भी कह सकते हो, दूसरे रूप में कहो कि ए पॉइंट पर जो एनर्जी थी बी पॉइंट पर भी वही एनर्जी रहेगी, क्योंकि एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो ठीक है, तो ऐसे लिखो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, एनर्जी, ठीक है, एट, ठीक है, एनर्जी एट पॉइंट ए, एनर्जी एट पॉइंट ए वो किसके बराबर होगा, एनर्जी एट पॉइंट बी, एनर्जी एट पॉइंट बी। ठीक है जी, और ये एनर्जी जो है, यानी ई ए, ब्रैकेट में लिखना चाहो आप लिख सकते हो, यानी ई ए, और यहाँ पे क्या आएगा ब्रैकेट में, ई बी, ये ई बी के बराबर होगा। और ई ए आपको पता है वो क्या है, यू है, और ई बी कितना है आपका, के है। तो आप देखेंगे यू बराबर होता है फॉर्मूला एम जी एच। ठीक है, एच हाइट पर है ना, एच हाइट पर जो बॉडी होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है एम जी एच। एच क्या है, हाइट है। और काइनेटिक एनर्जी इसमें दो प्रकार की होगी। क्यों होगी दो प्रकार की, क्योंकि बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है। कल मैंने बताया था जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन करती है, लुढ़कती है, ठीक है, तो उसमें दो प्रकार की मोशन होती है, एक तो रोटेशनल मोशन और एक ट्रांसलेशनल मोशन। तो रोटेशनल यानी काइनेटिक एनर्जी दो प्रकार की होगी, एक तो के रोटेशनल है ना, और एक प्लस के ट्रांसलेशनल। ठीक है, अब आप के ट्रांसलेशनल को पहले लिख सकते हो, के रोटेशनल को बाद में लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो के रोटेशनल पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो एम जी एच ऐसा कैसे ही रहेगा, और के रोटेशनल क्या होता है आपको मैंने करा रखा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और के ट्रांसलेशनल होता है आप जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, रेखीय गति के लिए, स्थानांतरित गति के लिए। ठीक है, चलो, और आपको तो वे निकालना है सबसे पहले, तो इसका मतलब है इस ओमेगा को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो एम जी एच बराबर आई की जगह क्या रखेंगे, ध्यान देना, आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, के बराबर अंडर रूट आई अपॉन एम, इसे आप कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, घूर्णन त्रिज्या, यहाँ से आई बराबर क्या आएगा, एम के स्क्वायर आएगा या नहीं। तो आई की जगह, क्योंकि देखो बॉडी फिक्स नहीं है, आपको पता नहीं है बॉडी क्या है, सिलेंडर है, डिस्क है, रिंग है, क्या है अभी पता नहीं है, इसलिए आप आई बराबर एम के स्क्वायर रख रहे हैं। यदि आपको पता होता कि बॉडी कौन सी है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देते। ठीक है, तो देखो आई की जगह क्या रखेंगे, एम के स्क्वायर, और ओमेगा बराबर, देखो v बराबर होता है r इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बराबर यहाँ से क्या आएगा, v अपॉन r। ठीक है, v अपॉन r, और हाँ रेडियस तो कैपिटल R मानते हैं इन डेरिवेशंस में, तो आप एक काम करो कैपिटल R मान लो। तो बताओ ओमेगा बराबर क्या आएगा, v अपॉन r। ठीक है, ओमेगा बराबर रखो v अपॉन r का होल स्क्वायर, और हाफ m v स्क्वायर ऐसे रखो। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन लो। ठीक है, आपको दिख रहा है उधर का, एक मिनट रुकिए,
चलो दिख रहा है। देखो इधर कर देता हूँ तो मैं यहाँ से आएगा देखो mgh बराबर है ना, यहाँ से देखो हाफ कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, v स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, क्या बचेगा k स्क्वायर, k स्मॉल है ये, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर है ना, v स्क्वायर तो कॉमन ले लिया और प्लस 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा उधर। तो हमें तो v निकालना है, लेकिन आप देखेंगे m से m कैंसिल हो जाएगा। तो देखो v स्क्वायर बराबर क्या आएगा, gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कैसे कर दो ना आगे पीछे, v स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले जाओ अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो बस v तो निकल गया, v निकालने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो यहाँ से देखो v क्या आ जाएगा, अंडर रूट gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसके नीचे लिख देना इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। आपको एक मिनट देख नहीं रहा, रुको, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जी। तो समझ में आया आपको, ये एक पार्ट तो हो गया। अब हमें a निकालना है, t निकालना है, ठीक है। हाँ यहाँ 2 छूट गया है भाई, एक काम करो 2 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा। देखो अब हमें a भी निकालना है और t भी निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे आप नोट करो वीडियो को पॉज करके, बाकी मैं उसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है, अब एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल सकते हो, वो तो फाइनल वेलोसिटी निकाल दी आपने। अब क्या निकालेंगे आप, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन लिख सकते हो, एक्सेलरेशन निकालना है आपको इस रोलिंग बॉडी का, ठीक है। तो देखो आप इसमें थर्ड इक्वेशन लगाओ, वहाँ से आसान हो जाएगा ये, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, आप अपने आप को आंसर दो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। याद है ना आपको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। करा रखी है मैंने तीनों प्रूफ, आपको तीनों अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए, बहुत अच्छे से है ना, लर्न होनी चाहिए। तो पहली है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी क्या है, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन देखो क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और u ये बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी, शुरुआत में किस में थी, रेस्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो u इज इक्वल्स टू 0। तो देखियो v स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2as। आपको तो क्या निकालना है, a निकालना है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट डाल लो। तो v स्क्वायर की वैल्यू रख दो, v स्क्वायर की तो वैल्यू ये रही अंडर रूट के बिना ही, 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये 2as, ठीक है। आपको a निकालना है, एक काम कर लो s की भी वैल्यू निकाल लो, s की भी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो क्या आएगी, पहले यहाँ से देख लेते हैं। एक तो देखो s की वैल्यू, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, तो इस ट्राइंगल में देखो s निकालना है, s तो ये रहा, और आपको परपेंडिकुलर पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधा, वो ये तो लंब है और ये कर्ण है, लंब बटे कर्ण लगा लो इसमें, है ना। तो लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, तो परपेंडिकुलर यानी लंब कितना है, h है, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना है, s है। तो कितना आएगा, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। तो देखो s बराबर क्या आएगा, h अपॉन साइन थीटा। और साथ में आपने ये वैल्यू भी रखी हुई स्क्वायर की, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। जो काम करते हैं साइड में भी बता देते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। डेरिवेशन बड़ा नहीं होता इससे, नहीं तो ये फिर इक्वेशन डालो, फिर ये करो, है ना, कन्फ्यूजन हो जाता है। साइड में करते रहते हैं, आसान हो जाता है। s की वैल्यू रखो h अपॉन साइन थीटा, ठीक है जी। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ से a निकाल दो, बस साइन थीटा इधर पहुँच जाएगा बस g की गुना में। तो a बराबर क्या आएगा, g साइन थीटा, ठीक है। 2 तो कट गया और अपॉन में यही बचा, 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इस पर लिख लेना, ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है।
तो ए भी मैंने आपके लिए निकाल दिया है। ठीक है, दिख तो रहा है आपको। चलो तो अब करते हैं क्या, तीसरे वाला टाइम पीरियड निकालते हैं। ठीक है, तो जगह तो है नहीं, आप नोट करो, मैं रफ करके फिर आगे चलता हूँ। ठीक है, अब निकालते हैं टाइम। नंबर सी पार्ट है ना, या ऐसे ही लिख दो, हेडिंग डाल दो टाइम। ठीक है, टाइम इस कैपिटल टी बना लो, है ना। चलो तो टाइम आपको निकालना है, तो आप एक बताओ टाइम निकालना है तो थर्ड इक्वेशन से तो आपने एक्सेलरेशन निकाला, फर्स्ट इक्वेशन से निकल जाएगा ए टी, हाँ फर्स्ट इक्वेशन से भी निकल जाएगा और सेकंड इक्वेशन से आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन लगा लेते हैं, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने अभी बताई थी आपको S इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपको बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर u कितना है, 0 है। ठीक है, क्योंकि इनिशियली रेस्ट में है बॉडी। S की वैल्यू भी तो अभी निकाली थी, S बराबर निकाले कितना आया था, h अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देख सकते हो साइन थीटा कितना आएगा, h अपॉन एस, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो s बराबर कितना आएगा, h अपॉन साइन थीटा। तो s की वैल्यू रखो h अपॉन साइन थीटा। u 0 है, छोड़ो 0 हो गया है, तो हाफ a की वैल्यू देखो अभी निकाली थी, क्या थी, g साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और टी स्क्वायर यानी टी तो आपको निकालना है टाइम। तो आप देखेंगे यहाँ एक साइड पहुँचा लो पहले, है ना, तो ये सारा एक साइड पहुँचेगा। ठीक है जी, तो देखो h तो है ही उधर, ये इधर पहुँचा दो, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये इधर पहुँच गया, और 2 भी पहुँचेगा इसके साथ, अपॉन का 2 है ना, और g अपॉन में रहेगा, और g के साथ अपॉन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, t निकालना है, अंडर रूट ले दो, तो अंडर रूट लोगे तो इस साइन स्क्वायर थीटा तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी सब अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ तक, हाँ। चलो तो मैं इधर लिख देता हूँ इसके बाद की लाइन। तो t बराबर क्या आएगा, अंडर रूट में क्या रहेगा, 2h अपॉन जी। ठीक है, 2h अपॉन जी, साइन स्क्वायर थीटा तो बाहर निकल जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर ये भी रहेगा, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सारा अंदर है, और इस साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है जी, तो ये आपके लिए क्या आया, टाइम पीरियड आया है। ठीक है, टाइम पीरियड नहीं, टाइम आया है, टाइम। इस बॉडी को ए से बी तक आने में जितना टाइम लगता है, यानी द टाइम टेकन बाय द बॉडी ऑन रीचिंग टू द बॉटम ऑफ द प्लेन, प्लेन के बॉटम तक आने में, सतह तक आने में लगने वाला समय है, ये समय का व्यंजक है। ठीक है, और आप देख सकते हैं h तो सेम रहेगा, g सेम रहेगा, k सेम रहेगा, r सेम रहेगा। तो टाइम जो है केवल और केवल एंगल पर, इंक्लाइनेशन, झुकाव पर डिपेंड करना है, निर्भर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो थीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, और आपको पता है साइन में देखो थीटा का मान जितना अधिक होता है, साइन थीटा का मान भी उतना ही अधिक होता है। थीटा 0 लो, साइन 0 0 हो जाता है, थीटा 90 लो, साइन 91 होता है। इसका मतलब है थीटा का मान जितना अधिक होगा, साइन थीटा की वैल्यू उतनी ही अधिक होगी, और साइन थीटा की वैल्यू जितनी अधिक होगी, टाइम उतना ही कम लगेगा, क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब है झुकाव जितना अधिक होगा, इस प्लेन का इंक्लाइनेशन जितना अधिक होगा, बॉडी को बॉटम तक, सतह तक आने में उतना ही कम टाइम लगेगा। ठीक है, ये बात मैं मैं लिख दूंगा, बाकी आप भी लिख लेना। ठीक है, तो यानी क्या लिखोगे, द टाइम टेकन बाय द बॉडी ऑफ रीचिंग टू द बॉटम डिपेंड्स ऑन द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, तल के झुकाव पर निर्भर करता है। ठीक है, तो देखो करो यहाँ तक। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके सामने लिखा है डेराइव एन एक्सप्रेशन, उत्पन्न करना है एक व्यंजक फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए,
घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए ऑफ ए डिस्क कौन है, बॉडी कौन है, डिस्क है। और डिस्क क्या कर रही है, रोलिंग डाउन, नीचे लुढ़क रही है, ठीक है, रोलिंग डाउन ऑन एन, ठीक है, ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, किसी झुके हुए तल पर, है ना, आनत तल पर, हिंदी में कहते हैं आनत, आनत यानी झुका हुआ। और कितने एंगल पर झुका है, विद एन एंगल थीटा। और फ्रॉम ए हाइट, ठीक है, एक हाइट दे रखी है, कोई हाइट है, विदाउट स्लीपिंग, बिना फिसले लुढ़क रही है डिस्क, ठीक है। ये बिल्कुल डेरिवेशन ऐसा ही है, लेकिन इसमें आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है। चलो तो देखो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। तो जो 3 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो उनमें से एक फॉर्मूला, चलो जब जरूरत पड़ेगी तभी बताता हूँ, तीनों बॉक्स में बंद कर लिए थे आपने, और वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आओ, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है डिस्क के लिए, तो के रोटेशनल है ना, तो आप जानते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है नहीं होता, चलो। और आप जानते हो ओमेगा बराबर क्या होता है, हाँ वी बराबर क्या होता है, मैंने बताया था आपको आर इंटू ओमेगा, 11वीं क्लास में था ये फॉर्मूला, ठीक है ना, वी बराबर आर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या आएगा, वी अपॉन आर, ओमेगा बराबर क्या आएगा, वी अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो के रोटेशनल क्या आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा की तो वैल्यू नहीं पता ना हमें, ओमेगा की, लेकिन वी की पता है। जब कोई बॉडी किसी झुके हुए तल पर लुढ़कती है तो वी की वैल्यू पता है, अभी निकाली थी, ओमेगा की नहीं पता है, इसलिए वी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हर चीज़ का कारण होता है, ये फिजिक्स है, ये साइंस है, इसमें हर चीज़ का कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि कोई काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्यों कर रहे हैं। तो समझ में आया ना क्यों कर रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि वी की वैल्यू हमें पता है। अभी मैंने वी की वैल्यू निकाल के बताई है। इस केस में जब कोई बॉडी किसी इनक्लाइंड प्लेन से रोलिंग मोशन कर रही हो, ठीक है। आई क्या है, आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डिस्क का ले लेंगे। और ओमेगा क्या है, ओमेगा वी अपॉन आर है, तो डायरेक्ट लिखूँ वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। चलो इक्वेशन फर्स्ट, अब हमें वी स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए, आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। देखो फाइनल वेलोसिटी है वी, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी के लिए जो रोल कर रही है, रोलिंग डाउन, जो नीचे लुढ़क रही है, रोलिंग डाउन। और कहाँ, प्लेन पर, वो जो प्लेन है वो समतल नहीं है, वो कैसा है, इनक्लाइंड है। तो ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन, यानी झुका हुआ तल है, आनत तल है, इनक्लाइंड प्लेन। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है आप जानते हैं, v बराबर होता है अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ यहाँ से v कितना, v स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो v स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, मिल गई। अब देखो साथ में ये v स्क्वायर की वैल्यू और i की भी तो बात करनी पड़ेगी, तो i की भी वैल्यू आप रखें। हाँ, इसमें एक काम और कर लो, ये v स्क्वायर की वैल्यू जो है ना किसी बॉडी के लिए है, लेकिन यह बॉडी फिक्स कर दी गई, क्या है, रिंग है। तो यहाँ पर बात किसके लिए करेंगे, फॉर ए रिंग। तो रिंग के लिए I बराबर क्या होता है आपको पता है। देखो रिंग यदि लुढ़क रही होगी तो इस तरीके से तो लुढ़क रही होगी, जैसे रिंग है। तो रिंग अपनी इस एक्सिस, रिंग की जो एक्सिस है ये वाली, इसके चारों तरफ ही तो घूम रही होगी, इस तरीके से रोटेशनल मोशन अपनी एक्सिस के अबाउट कर रही होगी। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के अबाउट होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। और I बराबर आप जानते हैं, I बराबर एम के स्क्वायर भी होता है, जैसे कि मैंने बताया था, क्योंकि वो के बराबर होता है अंडर रूट आई अपॉन एम। तो I बराबर एम के स्क्वायर भी होता है। यहाँ से देखो m से m कटेगा तो के स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ठीक है। या ऐसे मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, I की जगह आप m के स्क्वायर भी रख लो और हाफ एम आर स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, तो देखो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आएगा,
1/2। तो यहाँ पर आप है ना क्या करेंगे, k² की जगह 1/2 रख लेंगे। सो v² बराबर क्या आएगा, 2gh/1 प्लस, ठीक है, k²/1r² की जगह 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, और 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 4/3। देखो 3/2 है ना, देखो यहाँ देख लो 2/3/2, भाई 2 बन जा 2 और +1, तो 2 2 जा 4/3 आ जाएगा, है ना, 4/3, ठीक है। और GH, ये v² की वैल्यू आ गई डिस्क के लिए। और ये किसके लिए था, किसी बॉडी के लिए तो ये होती है, लेकिन जब आपने डिस्क के लिए की तो आपकी ये निकल के आई, ठीक है। हाँ मैंने रिंग लिख दिया है, ये गलत कर दिया है, ठीक है, डिस्क है, ठीक है, क्या है, डिस्क है, रिंग के लिए नहीं, डिस्क के लिए, क्योंकि हाँ क्या है, डिस्क है। और डिस्क की जो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, ½ I ओमेगा, वो ½ I भी नहीं है, I बराबर है ½ mr², ठीक है। ये याद होगा आपको, मैंने कहा था आपसे जो मेन डेरिवेशन बॉक्स में बंद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो अलग अलग प्रकार की बॉडी के लिए किया है, उन सब का पहला डेरिवेशन तो आपको, मतलब पहला एक्सप्रेशन तो आपको लर्न होना ही चाहिए। तो v² की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। और I तो आपको पता चल ही गया, डिस्क के लिए कितना है, ½ mr², है ना। तो ये I की वैल्यू और ये v² की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, तो लिख लो, पुट द वैल्यूज ऑफ v² एंड I इन इक्वेशन फर्स्ट में रखो। तो देखो फर्स्ट इम्प्लाइज करो तो क्या आएगा, k रोटेशनल बराबर ½ I की वैल्यू रखो ½ mr², ठीक है, डिस्क के लिए रही। और यहाँ पर क्या है, v² की वैल्यू ये रही 4/3gh, और अपोन में क्या है, r²। तो देखो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो k रोटेशनल आएगा आपका, ठीक है, 1/3 mgh। k रोटेशनल कितना आया, 1/3 mgh, ठीक है। ये है आपका k रोटेशनल, जिसे आप कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। चलो तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही रखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, घूर्णन गतिज ऊर्जा है किसी डिस्क के लिए, कर लेंगे आप यहाँ तक। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपनी प्रतिक्रियाएं मुझ तक पहुँचाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।